सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के लिए मंडी का, खेड़ी सापला और नेबास के बहुत से यहाँ पे मुझे लोग, यहाँ पे मेन व्यक्ति यहाँ पे सारे मिले। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज का आपने यहाँ पे कार्यक्रम। और जो असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस, क्योंकि इनके पदाधिकारी हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर आए हैं, तो मैं इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत लंबा प्रोग्राम चल गया, बहुत देर से आप लोग बैठे, मैं लंबी बात आपके बीच में नहीं करूँगा, मैं थोड़ी बात आपके, क्योंकि ये पहला तो ये कार्यक्रम जिस प्रकोष्ठ के माध्यम से ये कार्यक्रम आज का आयोजित किया गया है, सही कहा कि जो कामगार कर्मचारी अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखने वाले भारतवर्ष के वो नागरिक जिनके परिश्रम से आज भारतवर्ष दुनिया के अंदर भारतवर्ष का एक स्थान बना है, जिनके परिश्रम की वजह से भारतवर्ष का भविष्य स्वर्णिम है, ऐसे वर्ग को सबसे पहले मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नमन करता हूं कि ये वो वर्ग है जिनके वर्ग के हाथ से और उनकी मेहनत से आज हिंदुस्तान की तकदीर सवारी जा रही है। तो इस वर्ग को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत नमन करता हूं जिसके आज इस प्रकोष्ठ के लिए कार्यक्रम किया गया है। बहुत सी बातें कही गई, अलग अलग, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, चाहे मनरेगा के हों, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जैसे उदित राज जी ने कहा कि ये मनरेगा की सोच, अगर मनरेगा की देन आज है देश में सबसे बड़ा, अगर मजदूर वर्ग अगर एक किसी योजना से जुड़ा हुआ है तो मनरेगा की योजना से जुड़ा हुआ है, जिसका संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उपहास उड़ाते हुए मैंने देखा था। आज उनकी सरकार आने के बाद उसका बजट तो वो कम कर पाए, बजट तो लगातार कटौती बजट में कर रहे हैं, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर पाए उस योजना को, जिस योजना का वो मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि वो योजना अगर किसी की देन है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। जब 2006 के अंदर ये योजना लागू हुई और जो हर गांव में देश में मजदूर को एक मौका मिला, एक अवसर मिला, और एक जो आज किसान की एक मांग चल रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, ये भी एक मजदूर को अपनी ग्रामीण अंचल के अंदर अपनी मजदूरी की गारंटी के रूप में कांग्रेस पार्टी उस समय लेके आई। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी मैं देख रहा था राजस्थान के अंदर हमारी जब सरकार थी तो उस सरकार में कई जिलों में 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन करने का काम हुआ था, और राजस्थान के मैनिफेस्टो में मनरेगा की मजदूरी को मैनिफेस्टो में सारे जिलों में 150 करने की बात राजस्थान सरकार ने करी थी। तो मैं ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी ये कहना चाहूंगा और अपने लेवल पर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बने तो उस मैनिफेस्टो में एक और तो किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो, तो दूसरी तरफ मनरेगा की कम से कम 150 दिन की गारंटी काम की हो, और इससे भी अगर ज्यादा हो सके तो इससे भी ज्यादा की गारंटी मनरेगा की मजदूर की हम कराने का काम करें। ये मेरा प्रयास रहेगा। एक बात पहले ही हमारी पार्टी द्वारा घोषित की जा चुकी है कि मैट मनरेगा के मैट उनकी कच्ची भर्ती की बजाय उनको टेम्परेरी लगाने की बजाय ये तो टेम्परेरी के माध्यम से सरकार चल रही, इन तो सरकारी रोजगार समाप्त कर दिए, और जहां सरकारी रोजगार कहीं समाप्त कर दिए तो कहीं सरकार बात तो ये चला करती कि ठेका प्रथा समाप्त करेंगे। हमारे समय कानून बनाता कि ठेका प्रथा समाप्त करेंगे सफाई कर्मचारियों में, लेकिन बात हो गई कि अब तो सरकारी ठेकेदार बन गई कौशल निगम, हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से इजराइल जैसे देशों में, जहां पर नेपाल और भूटान जैसे देश अपने नागरिकों को हवाई जहाज के माध्यम से उठाकर वहां से वापस इवैक्यूएट करके हिंदुस्तान लेके जा रहे हैं, वहां पर अगर युद्ध के मैदान में कई मजदूरों की जरूरत पड़ रही है तो हरियाणा सरकार उनकी ठेकेदार बन गए के काम करके और हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराने का काम कर रही है। रोजगार रहा नहीं, निवेश हुआ नहीं इनकी सरकार में हरियाणा के अंदर, और आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन गया। और कहा, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा सरकार
या तो सरकारी रोजगार समाप्त कर रही है या कच्चों में परिवर्तित कर रही है। तो मैट की बात हम पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो चाहे वो मैट की बात हो, चाहे ग्रामीण चौकीदार की बात हो, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी की बात हो, ताकि वहां पर सरकारी नियम लगाकर पक्की भर्ती, ताकि उनको जब वो अपने रिटायरमेंट पे पेंशन की व्यवस्था इन सारी हमारी गरीब आदमी के लिए हो सके। जिन गरीब आदमी की मेहनत से ये देश आगे बढ़ता है, उस गरीब आदमी के जो गांव में चौकीदारी करके गांव को सुरक्षित रखता है, उसकी जो भविष्य की को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी मैं समझता हूं कि सरकार, कोई भी सरकार आए, उसको निभानी चाहिए। तो आज मैं इन सभी आज मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन सभी वर्गों की एक हमारे प्रकोष्ठ के माध्यम से, उदित राज जी के माध्यम से इन सारे वर्गों की आवाज आप लोग उठा रहे हैं। जहां तक मगर ये समय ऐसा है कि इसके साथ साथ मैं राजनीतिक भी 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव का भी बिगुल बज चुका है और रोहतक लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसपे पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे देश की नजर रोहतक लोकसभा चुनाव पे रहेगी, आप सब पे रहेगी। और इसीलिए मैं 2 बातें रोहतक लोकसभा चुनाव के लिए भी कहना चाहता हूं। देखिए, 10 वर्ष पहले मौका मिला इस सरकार को हरियाणा के अंदर, और मैं हरियाणा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोहतक लोकसभा चुनाव के नतीजे से हरियाणा की सरकार के भविष्य की तार जुड़ी हुई है और इसीलिए इनके निशाने पे सबसे ज्यादा मैं हूं। 10 वर्ष पहले मौका मिला इनको, भारतीय जनता पार्टी को, हरियाणा के अंदर सरकार बनी, खट्टर सरकार बनी, फिर खट्टर दुष्यंत सरकार बनी दूसरी पारी में। लेकिन इन 10 वर्ष के बाद आज क्या रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का है? जो हरियाणा प्रदेश 10 वर्ष पहले देश में विकास दर में नंबर 1 था, निवेश दर में नंबर 1 था, कहीं रोहतक के अंदर आईएमटी आ रही थी, कहीं बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर पार्क आ रहा था, कहीं रिलायंस का एसीजेड आ रहा था, झज्जर में तो थर्मल के कारखाने लग रहे थे, खानपुर झाड़ली के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर विकास हो रहा था। विकास दर में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, आपस की सुख शांति में नंबर 1 थे। 10 साल तक हरियाणा में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई। 10 साल में कहीं आपसी भाईचारे में खटास नहीं आई। 10 साल तक किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, ना महिलाओं को जंतर मंतर पे जाना पड़ा, ना आड़ती को मंडी के अंदर धरना देना पड़ा, ना मनरेगा के मजदूरों को करनाल जाकर धरना देना पड़ा, ना सरपंचों को पंचकुला जाकर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, ना किसान को धरने में बैठना पड़ा। 10 साल तक कोई किसी भी वर्ग का प्रदेश में कहीं कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन नहीं हुआ। आपस सुख शांति से हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा। विकास की दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा का नाम था। उस हरियाणा की बागडोर भाजपा के हाथ में आई 2014 में, और आज 10 साल के बाद वही हरियाणा प्रदेश देश में विकास दर में तो 17वें नंबर पे है, मगर देश में नंबर 1 है। और ये मोदी सरकार बता रही है मेरे संसद में प्रश्न के उत्तर में कि देश में नंबर 1 हरियाणा है। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। आज देश में अपराध में ऊपर के प्रदेशों में हरियाणा का नाम आ गया। आज मैं सवाल पूछता हूं, 10 साल की सरकार के बाद मैं खट्टर साहब से सवाल पूछता हूं कि हत्या दर में देश में नंबर 2 पे आ गया हरियाणा, फिरौती, अपहरण और डकैती दर में देश में नंबर 1 पे आ गया हरियाणा, बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पे आ गया हरियाणा, किसान पे, मजदूर पे अत्याचार में देश में आज नंबर 1 पे आ गया हरियाणा। हम इस सरकार सवाल पूछते हैं, जहां सबसे सस्ता वैट होता था, सबसे सस्ता डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस दिल्ली में जाते थे तो बोर्ड लगे थे कि हरियाणा में भरवा के जाओ। आज उल्टे बोर्ड लग गए, सबसे ज्यादा वैट, सबसे ज्यादा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे कर्जा बढ़ गया, अर्थव्यवस्था हरियाणा की चौपट हो गई। ये चौपट राज है, मैं बताना चाहता हूं आपको, 10 साल का चौपट राज। एक कोई विकास की परियोजना नहीं बता सकते। आज महंगाई में भी देश में सबसे आगे पहुंच गया हरियाणा, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है तो आज हरियाणा में। और सबसे ज्यादा देश में भ्रष्टाचार अगर कहीं है, खुली भ्रष्टाचार, तो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की तो सरकार ही भ्रष्टाचार की नींव पे बनी। आपको याद होगा 2019 में लोग सरकार बदलना चाहते थे, इस भाजपा की सरकार को हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था भाजपा ने, और
75 पार की नारे की हवा निकाली लोगों ने और 40 पे भाजपा की गिनती रुक गई। और उस समय सरकार बनी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के समर्थन से, जिस दुष्यंत चौटाला का नाम था अब की बार करो भाजपा को जमना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। कह दिया कि हम 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। देश में कैसी अनैतिकता का उदाहरण है। केंद्रीय गृह मंत्री के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तरफ अभी हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री की 5100 की बुढ़ापा पेंशन और प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% रिजर्वेशन पे हम समझौता कर रहे हैं। स्थिति ये आ गई 5 साल के बाद। मैं पूछना चाहता हूं, आचार संहिता किसी दिन भी लागू हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, 5100 की पेंशन तो आने की बात दूर की बात है, इस पे इस सरकार ने कोई अच्छा जवाब भी नहीं दिया। क्यों दे रहे हैं? भूल गए उस वायदे को। 75% रिजर्वेशन फैक्ट्रियों की बात थी, अब तो हरियाणा सरकार की वैसे तो कोई नौकरी की लिस्ट निकलती नहीं है। पेपर लीक घोटाले एचपीएससी की दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, लेकिन कोई एक आधी लिस्ट निकल जाती है 5 साल में। तो जितनी बड़े पद हैं उनमें 75% बाहर के लगने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई। आप तो हरियाणा की बात कर रहे थे, एसडीओ की लिस्ट आई 99 में से 77 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के दूसरे प्रदेशों के। हरियाणा के बच्चों का नंबर केवल ग्रुप डी की आखिर में निकाल देते हो। 5 साल में एक बार चुनाव से पहले हरियाणा के बच्चे ग्रुप डी और बाकी पदों पे 5 साल। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना तो 5100 की पेंशन का समझौता था, ना 75% प्राइवेट में नौकरी का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था और खुल के महकमे बांटकर हरियाणा वासियों को लूटने का समझौता था। शराब का महकमा किसके पास गया? एक्साइज का महकमे से कौन लूट रहा है? माइनिंग के महकमे से लूट रहा है? रोहतक में कौन लूट रहा है? गुड़गांव में कौन लूट रहा है? आपस में प्रदेश को लूटने के आधार पर समझौता किया था। और ये मैं कहूं तो हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बात पे कम मानना, लेकिन जब इनके खुद के विधायक नारनौल से जेजेपी के विधायक पंडित दादा गौतम ने जब ये समझौता हुआ और सरकार चली तो उन्होंने तभी कह दिया था कि खोपर एकला पूरा जीमने लग रहा है। तो जीमने पे समझौता लोगों को यहां पर। और ऐसी स्थिति जिस प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, उससे पहले आपको याद होगा जब हरियाणा के अंदर जब हमारी 2004 से पहले जब लोकदल चौटाला साहब की और भाजपा की सरकार थी, गुंडा राज हरियाणा में था, जंगल राज हरियाणा में था, बड़े बड़े गैंग हरियाणा में थे। हुड्डा साहब के हाथ में हरियाणा की कलम आई, कलम आते ही पहला कदम किया सारे गैंगस्टर्स का, सारे चोर डकैत और सारे गुंडों का हरियाणा से पूरी तरीके से और हर तरीके से सफाया करके 10 साल हरियाणा के अंदर शांति का और खुशहाली का राज कायम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज ऐसा माहौल हमारे इलाके में क्यों बना है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ऐसा माहौल क्यों बना है कि आज हर नागरिक को भय मुक्त होना चाहिए था। भय मुक्त शासन 10 साल के सरकार के बाद आज नागरिक भय मुक्त तो नहीं है, लेकिन आज ये गैंगस्टर भय मुक्त हो गए हैं, अंडर एज शूटर भय मुक्त हो गए हैं, कहीं फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कहीं गोलियां दागी जा रही हैं। पिछले 1 महीने की एक अखबार उठा के देख लें तो शाम में एक व्यापारी के बच्चे का अपहरण हुआ, तो हमारे गोहाना के अंदर मातुराम हलवाई के आगे फिरौती मांगने का काम हुआ, सांपला के अंदर सीताराम के आगे यहां पर क्या हुआ मैं कहना नहीं चाहता, आप सब उसको भुगत रहे हो। तो खरखौदा के अंदर हत्या का काम हुआ, रोहतक के अंदर फिरौती मांगी गई, हत्या का काम हुआ, गोलियां चली खुलेआम, सीसीटीवी कैमरे पे ऐसी फुटेज
शायद बचपन से लेके आज तक हमने ऐसा मंजर नहीं देखा। तो अब बहादुरगढ़ के अंदर पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले क्या मामला हुआ वो आपकी नजर में सामने है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज इस 10 साल के आपकी सरकार के बाद जो जंगल राज हमारे इलाके में कायम हो गया, एक परियोजना आप बताओ 10 साल के बाद जिसका कोई विकास की परियोजना आप बताओ, गिनवाओ एक परियोजना। मैं अपने इलाके से भी कहना चाहता हूं, हमने ईमानदारी से काम किया था, उसका जो हमने जिस ईमानदारी से काम किया था उसका सर्टिफिकेट इस बात में आता है कि 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को बुलाया हरियाणा खट्टर साहब ने, तो जिन 2 परियोजनाओं का फीता कटवाने का काम किया, उद्घाटन कराने का काम किया, अपने द्वारा शिलान्यास करी गई, अपने द्वारा नींव रखी गई, एक कोई विकास की परियोजना नहीं मिली। लेकिन रोहतक हांसी रेल की लाइन और देवरखाना अस्पताल आयुर्वेद वही 2 परियोजनाएं जिनका नींव का पत्थर मैंने रखवा के काम शुरू कराया था, उन्हीं का आपने 10 साल के बाद भी कुछ एक आप भी कर लेते 10 साल में। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, विकास की रफ्तार को कम होते तो हमने देखा है, लेकिन थमते पहली बार देखा। क्या कारण है? मेट्रो बहादुरगढ़ तक, साखोल गांव तक हम लेके आए थे 2010 में। मैं उदित राज जी को बताना चाहता हूं, ये मेट्रो का फैसला हुआ 2010 में कि ये मेट्रो दिल्ली से बाहर आ पाएगी। भारत सरकार की कैबिनेट ने, यूपीए सरकार ने फैसला किया, उससे पहले केवल दिल्ली में थी। 2010 से 14 तक हमें 4 साल मिले। 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो और 4 शहरों को, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ को जुड़वाने का काम 4 साल में किया, तो 10 साल हो गए। 10 साल में आप 4 शहरों को ना जुड़वाते तो कम से कम 4 खंबे हरियाणा के मेट्रो के तो आपको आगे लेके जाने चाहिए थे खट्टर साहब। मेरा दिल दुखता है, 10 साल में एक मेट्रो का आगे खंबा नहीं, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं, एक कोई नई रेल की परियोजना नहीं, ना कोई कहीं रेल की 1 इंच आपने बिछाने का काम किया, ना थर्मल का कोई नया कारखाना लगाने का काम किया, ना कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई विश्वविद्यालय बनाने का आपने काम किया 10 साल में। खैर हमारे इलाके में तो 10 साल में तो आप शायद कितनी बार आए, मैं उस पर भी ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपको समय नहीं मिला, शायद आगे के लिए आप आने की बात सोचते हो। लेकिन आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, ये मौका है हरियाणा में परिवर्तन लाने का मौका है। दोबारा से हरियाणा विकास की पटरी पे, खुशहाली की पटरी पे, सुख चैन शांति की पटरी पे हरियाणा दोबारा से आगे चले, ये मौका है। और ये मैं इनको भी कहना चाहता हूं आज जब मंच के माध्यम से, जो ये सारे जो गैंगस्टर आज हरियाणा के अंदर जिस तरह का माहौल बना के रखा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं हरियाणा में परिवर्तन होगा। आप या तो हरियाणा छोड़ के टाइम पे चले जाओ, नहीं तो परिवर्तन होगा और किसी गैंगस्टर को बख्शने का काम नहीं होगा, कोई खाता नहीं होगा। यह आज हम कहना चाहते हैं चुनौती के रूप में इनको। लेकिन मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूं, परिवर्तन तो तब होगा जब हरियाणा में आपका आशीर्वाद मिलेगा। और आपका आशीर्वाद पिछली बार विधानसभा में आपका, मैं कलोई हल्के की बात कर रहा हूं, बाकी भी पूरे प्रदेश की भी, विधानसभा में ज्यादा दे दिया, थोड़ा लोकसभा में जो है मेरे से ज्यादा आपने हुड्डा साहब को आशीर्वाद दिया, उसका धन्यवाद करता हूं मैं उस बात का। लेकिन उतना आशीर्वाद मेरे को दे देते तो लोकसभा में फिर सरकारी बन जाती, उतना ही दे देते तो सरकारी बन जाती, और सरकार बन जाती तो हमारा इलाका भी आगे जाता विकास में, वो विकास का पहिया घूमता, पूरा प्रदेश भी जाता। तो अब मैं पूछना चाहता हूं इस बार जो है अपना भाई आशीर्वाद में कोई कमी तो नहीं रहेगी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। और मैं भी ये विश्वास दिलाता हूं कि अपने इलाके के लिए और अपने प्रदेश के लिए कोई कमी कसर मैं अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए नहीं छोड़ूंगा। और कहीं कोई कमी कसर रह गई होगी हमारी सरकार में तो उसको सवा करके उसको ब्याज समेत पूरा करने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और भाई यही कहना, और हमारे संकल्प है कांग्रेस पार्टी के कि आपके आशीर्वाद से परिवर्तन होगा। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो घर घर कांग्रेस, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। पहली कदम से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। महंगाई की कमर तोड़ेंगे। आज देश में सबसे महंगी बिजली, क्योंकि अदानी के साथ खुलेआम समझौता बदल दिया, जिस अदानी समूह के साथ हमारी सरकार के समय समझौता हुआ,
वो 30 साल का समझौता था, 20 साल का, उस समझौते के टर्म्स बदल दिए और महंगी कर दी बिजली। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, आज कितना कितना बिल आ रहा है बिजली का आप जानते हो। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे। ये हमारा दिन, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से दिलवाने का काम करेंगे। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जो जिन सरपंचों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, तो भाई उन सरपंचों को उनके अधिकार, उनके सरों पे लाठी नहीं, उनके हाथ में कलम दिलवाने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जो हमारे समय, हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे जो हमारे समय 100 गज के प्लॉट की योजना थी, एससी वर्ग के हमारे भाई के लिए, बीसीए के हमारे परिवार के लिए 100 गज की प्लॉट की योजना एससी और बीसीए समाज के परिवारों के लिए, और बीपीएल छत्तीस बिरादरी के परिवारों के लिए जो योजना आई थी, जो कि 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे हरियाणा के अंदर। लेकिन बहुत से अभी परिवार वंचित रह गए थे, बहुत से गांव में नहीं मिले थे, और कई गांव में जो मिले थे उनमें सभी को नहीं मिल पाए थे। तो इस योजना को मगर आते ही बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने, और 10 साल से ना तो कोई प्लॉट मिला। और मकान की भी जो योजना ये लेके आए, जो इंदिरा आवास योजना जिसको जाना जाता था, इन्होंने नाम बदला प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उसमें हमारे समय 2.5 लाख परिवारों के इंदिरा आवास योजना के 91,000 की किस्त आई थी। लेकिन अब वो मकानों की भी स्कीम इनकी गांव के साथ एक एक कोई मकान कहीं आ गया तो आ गया, लेकिन ज्यादातर मकान इन्होंने 10 साल में नहीं आए। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, 100 गज की प्लॉट की योजना को दोबारा शुरू कराएंगे, और हर पात्र परिवार को 3.5 लाख की मकान की इंदिरा आवास योजना में किस्त दिलवाने का काम करेंगे। हाथ से हमारा मकान, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, आज महंगाई कमर तोड़ेंगे। और जो राजस्थान की हमारी सरकार में जैसा था, बाद में बदल गए, बीजेपी की सरकार बनते ही बदलने का काम हो गया। जैसे ही भाजपा की सरकार आई, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी कर्मचारियों के लिए, वो बदल दी, और दूसरी चल रही थी जो है, तो उसी राजस्थान की सरकार के तर्ज पे हर हमारी महिला को, हर गृहिणी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलवाने का काम करेंगे। हाथ से हाथ हम जोड़ेंगे, इन्होंने बदल दिया। तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे, और भाई विकास और निवेश में, सुख शांति में दोबारा हरियाणा को देश में नंबर 1 एक उदाहरण बनाने का काम करेंगे। परिवर्तन होगा, देश में नंबर 1 दोबारा से हरियाणा बनेगा, सुख शांति आएगी, विकास का पहिया घूमेगा। महम का जो एयरपोर्ट मैंने मंजूर कराया था, जो छिन गया, उसको दोबारा महम में आएगा। और मेट्रो, फरीदाबाद बल्लभगढ़ की मेट्रो चाहे उदय भान जी के घर पे पलवल तक जाएगी, और भादुगढ़ की मेट्रो वाया सापला रोहतक तक जाएगी। विकास दोबारा आगे बढ़ेगा, ये हमारा संकल्प है। तो भाई ये संकल्प है, इन संकल्पों है जी। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जो बैकवर्ड समाज का जो क्रीमी लेयर, हमारा जो क्रीमी लेयर 8 लाख केंद्र सरकार का है, लेकिन उन्हें 10 लाख जो है अपना की मांग आज हमारे सारे बैकवर्ड समाज की है। मगर मौजूदा खट्टर सरकार ने तो 6 लाख करने का काम किया, केंद्र सरकार से भी कम, जबकि हमारी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो भाई उसको लागू कर, उसको बदलाव करते हुए जो अपना क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख कराने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। बीसीए समाज की भी बहुत सी मांगे, आज हमारे सुरेंद्र पांचाल, आज मीटिंग कामगार कर्मचारी कांग्रेस की है, लेकिन ये बीसीए समाज की बहुत सी मांगे आई हैं। लगभग वो ऐसी मांगे हैं, वो जायज मांगे जो बीसीए समाज की आई है। और ये याद होगा जो है कि भाई जो हमारी सरकार थी, तो पहली बार क्लास 1 क्लास 2 में अगर 10% अगर आरक्षण व्यवस्था का अगर काम किया गया था, अगर वो कलम चली थी 10% बीसीए के अधिकारों के हक में, तो हुड्डा साहब की कलम चली थी, कांग्रेस पार्टी की कलम चली थी। तो इनके आगे भी जो है अपना एक जो मांग मोटी आपकी मांग है कि भाई कास्ट सेंसस हो, बीसीए वर्ग की जो मांग है, और उसके आधार पर जो है आपको जितनी भी प्रावधान है उसमें आपको अपना हक मिले। तो सारे जो आपके हक है, तो ये तो हम बार बार मैं बोलता रहता हूं, जब बीसीए समाज का कार्यक्रम था मैंने विस्तृत तो भाई कास्ट सेंसस भी होगा, ये सारे आपके अधिकारों को बढ़ाने का काम करेंगे। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मैं अपनी तरफ से प्रयासरत हमेशा रहूंगा। तो मैं बहुत लंबा चल गया, मैं तो सोच रहा था छोटा बोलूंगा, लेकिन भाई जो है सापला का प्रोग्राम था, तो मैं इन्हीं शब्दों से एक बार फिर भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो है
किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी, देखो ये मैं बोलूंगा किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी एकता, आप कहनी जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आपस में छत्तीस बिरादरी की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ और भाई देखो एक छोटी सी बात देखो, ये बीजेपी के अंडरपास की बात कह रहे हैं, गिजी वाले की। आप अंदाजा लगाओ 10 साल की जब हमारी सरकार थी तो रोहतक में 26 फ्लाईओवर, 14 अंडरपास, हाईवे वाईवे सारे, अब एक अंडरपास के लिए गिजी के लिए 10 साल हो गए। आप देखो तो भाई आपको कहने की भी जरूरत नहीं। मेरे को जब अपनी सरकार थी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई सांपला में फ्लाईओवर बने, बहादुरगढ़ में फ्लाईओवर बने, बहादुरगढ़ में अंडरपास बने, बाईपास बने, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी आपको। ये तो दर्द है मेरा, आपका मुझे तो इस बात का दर्द है कि 10 साल तक वो अंडरपास भाई आज तक जो है उसके लिए आपको धरना देना पड़ रहा है। ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है। जो अगर आप दुखी हो, लगे लाइन पार दुखी